नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आना हुआ। देश में राजनीतिक माहौल है, कुछ देश की समस्याओं के समाधान ढूंढने निकला था, कुछ अपनी समस्याओं के समाधान चाहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए आपके सामने आ नहीं सका। क्षमा के साथ आज के विषय पर चर्चा करते हैं। वैसे आज सवेरे से ही यह चर्चा जोरों पर थी कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, जहां 20 साल से वो करीब करीब सांसद थे, उसे छोड़ करके क्यों भागे और रायबरेली में उनको क्यों जाना पड़ा। प्रियंका गांधी को एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने, खुद को साबित करने का संसद में अपनी ओजस्वी भाषण से देश को प्रभावित करने के मौका से क्यों महरूम किया गया। विषय आज यही था। लेकिन आप सबको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और चैनलों पर होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। आज आपने राहुल गांधी के विषय पर सभी समाचार चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सुना है, तो मैं और ज्यादा क्या कह पाऊंगा। इसलिए मैंने आज का विषय राहुल गांधी को रखा ही नहीं है। जब राहुल गांधी ने स्वयं में अपना विषय नहीं रखा है तो मैं को रखूं। इसलिए मैंने आज विषय रखा महिला उत्पीड़न। वह विषय इसलिए रखना पड़ा क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ऊपर उसके घर में काम करने वाली एक चतुर्थ वर्ग की महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मैं यह दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि वो महिला ने आरोप गलत लगाया है, निराधार लगाया है या यह आरोप सही है। हालांकि उससे राज्यपाल महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल महोदय को विशेष कौच प्राप्त है जिससे उन पर केस नहीं बन सकता है, लेकिन खबर तो बन सकती है। तो यहीं से यह विचार हुआ कि कहीं यह मामला खबर बनाने के लिए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुख्य मुद्दा है वो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध ही है। पश्चिम बंगाल के भूभाग में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने जिस तरह से महिलाओं का शोषण किया, उत्पीड़न किया, उन्हें नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और वहां यही मुद्दा प्रमुखता से उठा है। अपने घोषित उम्मीदवार पवन सिंह का गायकवाड़ टिकट भाजपा ने इसीलिए काटा क्योंकि पवन सिंह के कुछ गाने महिला विरोधी या अश्लीलता के श्रेणी में है। लेकिन पवन सिंह के विषय में कुछ कहने से पहले, उसके एकाध गाने के रेफरेंस से पहले मैं यह बता दूं कि पवन सिंह ने सैकड़ों हजारों भजन गाए। भोजपुरी में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां पवन सिंह के गाने से शुरुआत न हो, लेकिन पवन सिंह के उस भजन पर कोई चर्चा नहीं होता। उसके कुछ गाने लगावे लो जब लिपस्टिक पर ही चर्चा होता है, और यह होना चाहिए। आप स्वतंत्रता से जी रहे हैं, आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आप जिस विषय को सोचें। और हमारा देश तो खैर सोचने, समझने और कहने के लिए मशहूर ही है, तो वो जिसको कहे, जिसको ले, यह स्वतंत्रता है, हम उस पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो जब महिला उत्पीड़न ही मुख्य मुद्दा पश्चिम बंगाल है, तो उसके काउंटर के लिए महिला बना महिला ही किया जाए। कहीं यही ख्याल तो नहीं आया दिमाग में लोगों के। इसीलिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भाजपाई घोषित करके एक महिला से उत्पीड़न का आरोप लगवा दिया गया। मैं यह नहीं कह सकता कि राज्यपाल जैसा प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महिला के प्रति कुरूप स्वभाव नहीं रख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने थे, वो दक्षिण भारत के एक राज्य में राज्यपाल बने और उनके कुकर्मों की खिस्सा सभी को पता है। थे भी वो कुकर्मी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राज्यपाल तो वो भी थे। तो उस घटना को ध्यान में रखते हुए मैं यह नहीं कह सकता कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जिन पर यह आरोप लगा है वह दूध के धुले हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। और मैं यह भी नहीं कह रहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया ही है। लेकिन मैं सच पर बात कर रहा हूं। बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या वो आधार के साथ है, निराधार है, किसी मतलब से लगाए गए हैं, या स्वतः किसी महिला ने उत्पीड़ित होकर के आरोप लगाया है? कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को आराम देते हैं।
मित्रों, आपको याद होगा एक घटना चली थी मीटू। मीटू मतलब मैं भी। मीटू में एक मंत्री जो कि एक पूर्व राजनीतिक संवाददाता भी थे, बड़े पत्रकार थे और देश में उनका बड़ा नाम था। उनकी बलि चढ़ गई, उनकी मंत्रिमंडल से उनको हटने पर मजबूर करना पड़ा और वो मंत्रिमंडल से हटा दिए गए। ध्यान रहे कि उसके बाद किसी ने भी मीटू का और कोई मामला प्रकाश में नहीं लाया। तो क्या मैं यह मान लूं कि भारत के राजनीति में जो पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं उसमें सिर्फ एक वही पत्रकार राजनेता ही महिला अपराधी था, महिला उत्पीड़न करने का शौकिया रखता था या आदमी खराब था? बाकी के सब शुद्ध गंगाजल के धुले हुए हैं। किसी भी पत्रकार ने किसी भी महिला के साथ किसी तरह की व्यभिचार, छेड़छाड़ या लालच, प्रलोभन और दबाव में कोई ऐसी हरकतें नहीं की हैं। क्या मैं मान लूं? नहीं मानूंगा। आपने ध्यान दिया होगा कि तब जब मीटू चला था तो मुंबई गटर रूट से भी कुछ कहानियां आई थी। हिंदी सिनेमा में एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके एक अभिनेता के ऊपर एक निहायत ही कुरूप महिला ने बलात्कार का केस लगाया था कि मेरे साथ घटना हुआ था। उस महिला का जब मैंने शक्ल देखा तो मैंने कहा कि तुम भी घटना के लायक हो। खैर, लेकिन उसके बाद कोई और घटना नहीं घटा। तो क्या मैं मान लूं कि मुंबई गटर बोर्ड में जहां छिनरपन सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है, वहां पर किसी और ने मीटू नहीं किया? सबके सब गंगाजल से धुले हुए हैं। गटर बोर्ड में रहने वाले कीड़े को मैं कुछ को जानता हूं क्योंकि वो रेंगते रेंगते दिल्ली भी आते हैं और दिल्ली में उनको रेंगते हुए मैं मिल जाता हूं या वो मेरे को मिल जाते हैं। और उनकी मनसा कर्मणा वाचना जो बात दिखती है, प्रतीत होती है, सामने होती है, उससे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एक वही चरित्र अभिनेता इस तरह का अपराधी नहीं था। बहुत सारे हैं, लेकिन किसी और ने यह क्यों नहीं कहा? दिल्ली के लुटियन जोन में आना जाना है। मैक्सिमम टाइम मैं वहीं रहता हूँ। 1987 से दिल्ली में हूँ और 365 दिन में 300 दिन तो मैं कम से कम उस लुटियन जोन में ही विचरण करता हूँ। राजनेताओं के यहाँ आना जाना और राजनेताओं के सामने साथ आने जाने वाली महिलाओं में से मैं बहुतों को जानता हूँ, लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं स्वेच्छा से बहुत कुछ कहती, करती और छूट देती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे मौके पर मौके की नजाकत को देखते हुए किसी के बहकावे में आकर के इस तरह की आरोप लगाती हैं। यह भी कई बार देखा सुना गया है। तो क्या मैं मान लूं कि भारत के जितने भी राजनेता हैं उनमें से किसी ने किसी महिला के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी तरह का प्रलोभन, लालच, दबाव या प्रभाव से प्रभावित होकर के कोई कुकर्म नहीं किया है? क्योंकि मीटू में तो किसी और महिला ने किसी राजनेता पर कोई आरोप इल्जाम नहीं लगाया है। यह मैं नहीं मान सकता क्योंकि लुटियन में रहता हूँ और मैं बहुत नेताओं को जानता हूँ, कईयों को तो बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। लेकिन चर्चा मैं इस बात की क्यों करूँ? क्योंकि यह चर्चा तो कहीं तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, किस हद तक जाएगी? क्योंकि मैं बहुत ऐसे महिलाओं को यहाँ से वहाँ तक पहुँचते देखा है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हुए देखा है, किस स्तर से किस पोजीशन तक जाते देखा है, यह मैं यहाँ वर्णन नहीं करूँगा। आते हैं पश्चिम बंगाल के उस घटना पर। मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जिसको संरक्षण प्राप्त है वहां समस्याएं हैं। जैसे आप देखते होंगे कि देश में अनुसूचित जनजाति आयोग में एक हरिजन एक्ट है। जब हरिजन एक्ट लागू होता है तो बहुत सारे मुकदमे फर्जी पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी अदालत ने, किसी राजनीतिक संगठन ने या किसी सामाजिक संगठन ने इस पर किसी का ध्यान आकर्षित करना उचित नहीं माना, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है और खतरनाक है। आपने देखा होगा कि जब कोई दहेज उत्पीड़न का मामला बनता है तो परिवार के उन सदस्यों को इनाम डाल दिया जाता है जो अभी बिस्तर पर पेशाब कर रहे हैं। वो इतने बड़े नहीं है कि वो स्वयं से पेशाब कर सके। जो अपना मलमूत्र बिस्तरे पर पड़ करके त्याग रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 साल, 2 साल के बच्चों को भी नाम डाल दिया जाता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी एक 13-14 साल की लड़की और एक 8-9 साल की लड़की को जेल में डाल दिया गया था दहेज उत्पीड़न के मामले में।
और उनके साथ जो नरकीय व्यवहार जेल में हुआ, उसकी घटना सुन करके मन भर आया था, दिल फट रहा था। लेकिन कानून के तहत वो अपराधी थी, क्योंकि कानून में यही लिखा गया है। शेल्टर है, संरक्षक है, इसीलिए समस्या है। किसी भी न्यायपालिका ने, किसी भी न्यायाधीश ने इस विषय पर सो मोटो कभी नहीं लिया कि अगर इस मामलों में कोई गलत बात पाई जाती है तो उसका क्या असर हो, क्या एक्शन हो। किसी ने नहीं लिया, हमने तो नहीं सुना, ना ही किसी राजनीतिक दल ने लिया, ना ही किसी स्वयंसेवी संगठन ने लिया। इस पर भी विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में जब मामला जाता है तो इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठता कि आप गलत थे, अब आपका क्या सजा हो। उस आदमी का तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है, जिस पर आप एक्शन ले रहे हैं। इन सब चीजों पर विचार हो। आते हैं पुनः पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लगे आरोप पर। मित्रों, अगर यह आरोप सही है तो राज्यपाल को कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, आम नागरिक की सजा से बड़ी। लेकिन अगर यह अपराध नहीं है और यह जानबूझकर चरित्र हनन के लिए और एक मामले को दबाने के लिए दूसरे मामले को उठाया गया है, तो उस महिला के साथ भी बड़ी और कड़ी सजा मिले और वो सजा सार्वजनिक बताई जाए। जिस तरह से टीवी पर आज सभी चैनलों पर यह चर्चा हुआ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर एक महिला ने उत्पीड़न लगाया है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, उसी तरह से विश्लेषण टीवी पर हो, चैनल पर पैनल बैठे और आप ग्रुप डिस्कशन हो कि भाई इस महिला के साथ क्या क्या हो, कौन तरह की सजा हो, किस तरह की सजा हो, ताकि लोग समझ सकें कि झूठी आरोप लगा करके वाहवाही लूटने का अंजाम क्या होता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, बकवास करने की उनकी आदत थी। उन्होंने एक मामला में कहा था कि मैं फलाने में प्रधानमंत्री को बोला, प्रधानमंत्री जलखिला कर रहे थे, फिर मैंने अमित शाह को बोला तो अमित शाह ने ये बोला वो बोला, मैंने उन्होंने आप शराब कहा करके देश में सनसनी फैला दी थी। फिर बाद में करण थापर के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको इंटरव्यू दिया था वह गलत था, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं, अमित शाह मेरे को कभी मिले नहीं। लेकिन अमित शाह के कहे हुए झूठे बयान पर पूरी टीवी में बहस हुआ और सबने देश के प्रधानमंत्री अमित शाह को भला बुरा कहा और उस राज्यपाल साहब की वाहवाही लुटी कि कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उसी करण थापर को वह क्षमा याचना कहा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं, करण थापर ने बड़ी सफाई से हिंदी में पूछा, मतलब आप झूठ बोल रहे थे? हाँ, ये बात मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन वो कहीं नहीं चला, किसी भी चैनल पर इस बात की डिस्कशन नहीं हुई कि उस राज्यपाल ने बेहूदगी की पराकाष्ठा कर दी। तो मित्रों, जब तक इस पर हमारे देश में कोई आम राय नहीं बनता कि झूठा आरोप लगाने की सजा और बड़ी और कड़ी हो, तब तक इस तरह के आरोपों पर ना तो विश्वास होगा और ना ही कोई असर होगा, ना ही कोई एक्शन होगा। क्योंकि आरोप लगाने वाला यह जानता है कि मैं गलत लगाया हूं और जिस पर लगा है वह भी जानता है कि गलत है, लेकिन आप और हम कैसे जान पाएंगे कि आरोप सही है या गलत है? क्योंकि कोई वीडियो बयान तो है नहीं, कोई वीडियो सबूत तो है नहीं। और आज के एआई के जमाने में वीडियो सबूत का क्या, वो तो किसी की भी वीडियो बनाई जा सकती है, किसी की भी वीडियो निकाली जा सकती है। डीप फेक वीडियो के माध्यम से आपने देखा, एक दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित हीरोइन की एक अश्लील टाइप की वीडियो आई थी, बाद में उसने केस किया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक वीडियो आई थी, अभी आमिर खान का एक वीडियो आया था। तो वीडियो पर भी अब क्या सबूत और क्या भरोसा किया जाए? तो भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? प्रश्न आज का यही है। मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा कि देश की सारी महिलाएं गलत हैं और वो आरोप गलत लगाती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो गलत हैं और गलत आरोप लगाती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी के हाथ के खिलौना है और उनके इशारे पर काम करती हैं। दिल्ली में एक घटना आया था, टीवी में आया था, हम लोग सुने थे कि एक गैंग था जिसमें एक आदमी पत्रकार था, एक पुलिस वाला था और एक प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करने वाली महिला थी। 3 लोगों ने गिरोह बना रखा था और ये लोग प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करते थे। कोई लोग प्रॉपर्टी देखने आते थे तो उनको वो महिला प्रॉपर्टी दिखाने ले जाती थी। प्रॉपर्टी जैसे मान लो मैं घर खरीदना चाहता हूँ तो कहते आइए ये घर बढ़िया देखिए ना बढ़िया, तो हर आदमी घर अंदर से देखना चाहेगा, अंदर कैसा बना है, वो ले जाते। ये बेडरूम है, महिला रूम में जा करके अपने कपड़े फाड़ देती थी और उस आदमी के साथ लिपटने चिपटने लगती थी। उसका एक पत्रकार मित्र पहले से कैमरा लगा कर तैयार रहता था, वो उसकी वीडियो बनाता था, फोटो खींचता था और बाद में वही महिला उसी पुलिस वाले के पास जाके एफआईआर करने जाती थी। पुलिस वाला वर्दी में आकर के उस आदमी को गिरफ्तार करने की धमकी देता था
और बाद में एक वकील सुलह के नाम पर उससे पैसा हटता था। जब एक आदमी के साथ इस तरह का घटना हुआ तो उसने बोला कि भाई यह तो गलत है, मैं इस पर केस करूंगा। फिर उसने केस किया और जांच में पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं और लोग इज्जत के डर में बोले नहीं और चुप लगा गए और ठगे गए। वो भी तो एक महिला थी, तो क्या महिला के नाम पर उसको इस तरह की संरक्षण मिलनी चाहिए? उसे कड़ी और बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? यह बात पर आप विचार जरूर करिएगा। मैं तो करता ही रहता हूँ, इसीलिए रोज नई नवीन मुद्दा लेकर के आपके सामने आता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं का विरोध होना चाहिए और समाज नीट क्लीन होना चाहिए और इल्जाम लगाने वाले पर भरोसा हो, तब जाकर के इल्जाम पर भरोसा बनेगा। नहीं तो यह एक कान से सुने और उसी कान से निकालने वाली होगी और यह घटना, यह स्थिति बहुत विभत्स, बहुत बुरी और बड़ा खतरनाक होगी। समाज एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। इस तरह की कोई स्थिति ना आए, उस दिन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इन सब चीजों का विरोध करें और इसका विरोध अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस बागी होंगे। मैं मानता हूं कि यह मुद्दा एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर खत्म होगा और उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आपके सामने रोज एक नए मुद्दे को लेकर के आऊंगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये मुद्दा सही है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वो समाप्त होता है। समस्या एक दिन समाप्त हो, इन्हीं मेरे साथ मैं राकेश परमार आप सबको साथ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।